ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को क्लिक करो। महात्मा गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर सभी सुनने वालों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जी, सभी को शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। महात्मा गांधी जी के विचारों की दुनिया, और खास तौर पर जैसा उनकी एक संकलित किताब है मेरे सपनों का भारत, उसमें हमें देखने को मिलता है। जी, मेरे सपनों का भारत। हाँ, और ये समझना जरूरी है ना कि ये कोई एक किताब नहीं है जो उन्होंने एक बार में लिख दी हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके अलग अलग समय के जो लेख थे, भाषण थे, उनके विचार थे, उनको इकट्ठा किया गया है अलग अलग विषयों के तहत। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि गांधी जी के सपनों के भारत के पीछे जो मूल भावना थी उसको समझें। ये सिर्फ राजनीतिक आजादी से तो कहीं आगे की बात थी। हाँ, बहुत आगे की। हम एक ऐसे भारत की उनकी कल्पना को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो आजाद हो, आत्मनिर्भर हो, नैतिक मूल्यों पर चलता हो और अपनी जड़ों से जुड़ा हो। आपने बिल्कुल सही कहा। गांधी जी का सपना सिर्फ वो अंग्रेजी राज से मुक्ति पाना नहीं था, वो तो बस एक पहला कदम था शायद। उनका असली लक्ष्य था एक ऐसी आजादी जो समाज के बंधन तोड़े, आर्थिक शोषण खत्म करे, हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करे और हाँ, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी। अच्छा। उनकी पूरी सोच देखिए समाज के सबसे कमजोर वर्ग के उत्थान पर केंद्रित थी, जिसे वो अंत्योदय कहते थे। अंत्योदय, हाँ, अंतिम व्यक्ति का उदय। जी, एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो न्याय पर, अहिंसा पर और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चले, टिकाऊ हो। तो चलिए इस बड़ी सोच को थोड़ा खोलते हैं। शुरू करते हैं उस शब्द से जो गांधी जी से सबसे ज्यादा जुड़ा है, स्वराज। आपने जैसे कहा, ये सिर्फ राजनीतिक आजादी तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, गांधी जी के लिए स्वराज के कई मतलब थे। बाहरी यानी राजनीतिक स्वराज वो तो जरूरी था, पहला कदम। पर असली स्वराज था अंदर का, व्यक्ति का अपने ऊपर राज। अपने ऊपर मतलब आत्म अनुशासन, अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, और सबसे जरूरी आत्मसम्मान। अच्छा। वो मानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तब है जब इंसान हर तरह के डर से आजाद हो। भूख का डर, जुल्म का डर, सत्ता का डर, शोषण और अज्ञानता से मुक्ति, वही असली आजादी थी। और एक बात और, वो पश्चिमी सभ्यता की नकल के सख्त खिलाफ थे। हाँ, ये मैंने पढ़ा है। उनका जोर था कि भारत अपनी पहचान पर, अपने मूल्यों पर खड़ा हो, अपना रास्ता खुद बनाए, किसी की नकल करके नहीं। अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ना, ये बात तो आज भी बहुत जरूरी लगती है। अच्छा, अब अगर राजनीतिक बनावट की बात करें तो वो कैसा भारत चाहते थे? सुना है वो सत्ता के केंद्रीकरण के पक्ष में नहीं थे, सारी ताकत दिल्ली में जमा हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल नहीं थे। ये उनकी सोच का एक, कह सकते हैं, केंद्रीय बिंदु था। उन्होंने सपना देखा था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में या सिर्फ बड़े शहरों में सिमट जाए। वो चाहते थे शक्ति नीचे से ऊपर जाए, गांवों के हाथ में, आम लोगों के हाथ में असली ताकत हो। अच्छा। इसी सोच से वो ग्राम स्वराज का विचार आया। ग्राम स्वराज। हाँ, सोचिए, हर गांव एक आत्मनिर्भर इकाई, एक छोटा सा गणराज्य जो अपने मसले खुद सुलझाए, अपनी जरूरतें खुद पूरी करे। वाह। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात नहीं थी, ये सत्ता को सच में जनता तक पहुंचाने का एक नैतिक प्रयास था। और हाँ, वो उस राजनीति के भी सख्त खिलाफ थे जिसका मकसद सिर्फ सत्ता पाना और उसका फायदा उठाना हो। उनके लिए राजनीति का मतलब था सेवा, समाज का नैतिक उत्थान। ये ग्राम स्वराज का विचार तो आज भी बहुत रेलेवेंट लगता है, खासकर जब हम लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं। अच्छा, अब जरा आर्थिक पहलू पर आते हैं। स्वदेशी और खादी, इनका जिक्र तो बहुत होता है। जी। ये सिर्फ सिंबल थे या इनके पीछे कोई गहरी सोच थी? नहीं, ये सिर्फ प्रतीक नहीं थे, ये तो गांधी जी की पूरी आर्थिक और नैतिक सोच का जीता जागता रूप थे। स्वदेशी का मतलब था कि हम अपनी जरूरतें अपने ही संसाधनों से, अपने ही हुनर से पूरी करें, ताकि हमारी लोकल इकोनॉमी मजबूत हो, लोग आत्मनिर्भर बने। और खादी वो तो बस कपड़ा नहीं था। हाँ। वो श्रम की गरिमा का प्रतीक था, सादगी का और विदेशी निर्भरता से आजादी का। उनकी आर्थिक सोच का जो मूल मंत्र था वो था सर्वोदय। सर्वोदय यानी सबका उदय। हाँ, सबका कल्याण। और सर्वोदय में भी सबसे ज्यादा जोर अंत्योदय पर,
यानी जो सबसे पीछे है, सबसे गरीब, सबसे कमजोर, उसका भला सबसे पहले हो। अच्छा। उन्होंने वो बड़े बड़े कारखानों वाले औद्योगिकरण को नकारा, जो इंसानों का शोषण करता है, गांवों को उजाड़ता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। गांधी का सपना मास प्रोडक्शन का नहीं था, अच्छा, बल्कि प्रोडक्शन बाय द मासेस का था। प्रोडक्शन बाय द मासेस मतलब कि उत्पादन की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, भले ही छोटे पैमाने पे हों, ताकि रोजगार बढ़े, पैसा कुछ हाथों में सिमट कर ना रह जाए। लोगों को मशीन का पुर्जा नहीं बल्कि उत्पादन का हिस्सेदार बनाना चाहते थे। प्रोडक्शन बाय द मासेस, ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। आज के ऑटोमेशन के दौर में सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा उनका वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी था, है ना? हाँ, वो क्या था? हाँ, ट्रस्टीशिप, प्रन्यासधारिता। ये उनकी आर्थिक सोच का एक और बहुत जरूरी और शायद सबसे रैडिकल पहलू है। इसके हिसाब से जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा या संपत्ति है, वो उसके असली मालिक नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ उसके ट्रस्टी हैं, संरक्षक। ओके। और उनकी जिम्मेदारी है कि वो संपत्ति का इस्तेमाल समाज के भले के लिए करें, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। ये तो बहुत अलग सोच है। हाँ, सोचिए, ये तो पूंजीवाद की उस जड़ पर ही सवाल उठाता है कि निजी संपत्ति पर व्यक्ति का पूरा अधिकार है। गांधी जी मानते थे कि धन समाज की देन है, तो उसे समाज के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। ये अमीरों से संपत्ति छीनने की बात नहीं थी, बल्कि उसके प्रति सोच बदलने की बात थी, एक सामाजिक जिम्मेदारी की। ये ट्रस्टीशिप का विचार कमाल है। खैर, अब अगर सामाजिक ताने बाने की तरफ बढ़ें, तो गांधी जी की दृष्टि यहाँ भी उतनी ही गहरी लगती है और शायद आज भी क्रांतिकारी। बिल्कुल, निस्संदेह। गांधी जी एक ऐसा भारतीय समाज चाहते थे जो जाति और वर्ग के भेदभाव से एकदम मुक्त हो। हाँ। किसी भी तरह का शोषण उन्हें मंजूर नहीं था। अस्पृश्यता, छुआछूत, उसे तो वो हिंदू धर्म पर एक कलंक मानते थे और उसे जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। दलितों को वो हरिजन कहते थे, ईश्वर के लोग, उनके अधिकारों के लिए लड़े जी। इसी तरह महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा, वो इसके प्रबल समर्थक थे। शिक्षा में, संपत्ति में, समाज में, हर जगह पुरुषों के बराबर अधिकार और अवसर। पर्दा प्रथा जैसी चीजों के सख्त खिलाफ थे। और इन सबसे ऊपर उनके लिए अलग अलग धर्मों और समुदायों के बीच प्यार और भाईचारा, वो भारत की आत्मा थी। खासकर हिंदू मुस्लिम एकता, ये सिर्फ कोई राजनीतिक चाल नहीं थी उनके लिए, ये भारत के होने, उसकी अखंडता के लिए जरूरी शर्त थी। वो मानते थे कि अगर हम सब मिलकर प्यार से नहीं रह सकते, तो फिर आजादी का मतलब ही क्या है। ये सामाजिक सद्भाव उनके सपनों के भारत की नींव था। जाति विहीन समाज, लैंगिक समानता, धार्मिक सद्भाव, ये लक्ष्य तो आज भी हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। और इन सभी चीजों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एक धागे में पिरोने वाले उनके वो दो मूल सिद्धांत जिनका जिक्र बार बार आता है, सत्य और अहिंसा। हाँ, सत्य और अहिंसा। ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर थे या इनका कोई बड़ा मतलब था? नहीं, ये सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं थे, ये तो जिंदगी का तरीका थे। उनके हर काम, हर सोच की जड़ में यही थे। अच्छा। वो मानते थे कि ये दोनों सिद्धांत जिंदगी के हर पहलू में लागू होने चाहिए, हमारे निजी व्यवहार में, समाज में, अर्थव्यवस्था में और हाँ, राजनीति में भी। राजनीति में भी? जी हाँ। सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि सोच, बोल और कर्म तीनों में सच्चाई पर टिके रहना। और अहिंसा, वो सिर्फ मारपीट ना करना नहीं था, मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना। नफरत, जलन, शोषण, ये सब हिंसा के ही रूप थे उनके लिए। और अन्याय का विरोध भी अहिंसक तरीके से ही करना चाहिए, सत्याग्रह। सत्याग्रह। जी। वो सादा जीवन, उच्च विचार में यकीन रखते थे। धर्म उनके लिए कोई कर्मकांड नहीं था, बल्कि नैतिकता और सेवा का रास्ता था। मानते थे कि सभी धर्मों का सार एक ही है, प्रेम, करुणा, सत्य। सत्य और अहिंसा को जीवन के हर पहलू में उतारना, ये विचार वाकई बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, आपने पहले ग्राम स्वराज का जिक्र किया था। ऐसा लगता है गांव गांधी जी की सोच के केंद्र में थे। हाँ, बिल्कुल। गांव के विकास और वहां की शिक्षा को लेकर उनके क्या विचार थे? गांव तो गांधी जी के सपनों के भारत की धड़कन थे। वो भारत की आत्मा को गांव में ही देखते थे और चाहते थे कि गांव आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर? हाँ, अपनी जरूरतें, अनाज, कपड़ा, घर खुद पूरी करें।
इसके लिए उन्होंने खेती के साथ साथ कुटीर उद्योगों पर बहुत जोर दिया, जैसे चरखा, हथकरघा, हस्तशिल्प। अच्छा। चाहते थे गांव साफ सुथरे हों, स्वच्छता हो, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं हों और शिक्षा के लिए उनका मॉडल था नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। नई तालीम, हाँ। ये किताबी रटन से बिल्कुल अलग थी। इसका आधार था करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को कताई, बुनाई, खेती, बागबानी या कोई और हाथ का काम करते हुए ही दूसरे विषय सिखाए जाएं। मकसद सिर्फ दिमागी विकास नहीं था, बल्कि हाथ का काम करने की इज्जत सिखाना, प्रैक्टिकल स्किल देना, नैतिक मूल्य डालना और चरित्र बनाना था। और शायद अपनी भाषा में। हाँ बिल्कुल, मातृभाषा पर बहुत जोर था, ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ें और चीजों को आसानी से समझें। ये शिक्षा को जिंदगी से जोड़ने की कोशिश थी। ये नई तालीम का विचार, जहाँ शिक्षा सिर्फ दिमाग नहीं, हाथ और दिल को भी जोड़े, आज की एजुकेशन सिस्टम के लिए भी एक प्रेरणा हो सकता है। अच्छा, अब महिलाओं की भूमिका पर आते हैं। आपने कहा लैंगिक समानता, क्या वो महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में भी सक्रिय देखते थे? निश्चित रूप से। गांधी जी महिलाओं को सिर्फ घर की चारदीवारी में बंद रखने वाली सोच को बिल्कुल नकारते थे। अच्छा। वो उन्हें पुरुषों के बराबर राष्ट्र निर्माण का साथी मानते थे। आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने उसे न सिर्फ सराहा बल्कि उसे संगठित भी किया। वो मानते थे कि महिलाओं में धैर्य, प्रेम, सहनशीलता, त्याग और अहिंसा की जो स्वाभाविक शक्ति होती है, वो पुरुषों से ज्यादा होती है जी। और इन गुणों की देश को बहुत जरूरत है। वो महिलाओं को अबला नहीं, शक्ति का स्रोत मानते थे जी। चाहते थे कि वो अपनी इस ताकत को पहचाने और समाज और देश बनाने में आगे आए। तो अगर हम इन सब अलग अलग धागों को जोड़ें, स्वराज, ग्राम स्वराज वाला विकेंद्रीकृत लोकतंत्र, सर्वोदय अंत्योदय वाली अर्थव्यवस्था, सामाजिक बराबरी और सद्भाव, सत्य अहिंसा पर आधारित जीवन से जुड़ी शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी, तो इन सब से मिलकर जो भारत का सपना बनता है, उसकी पूरी तस्वीर कैसे दिखती है? एक देश के तौर पर भारत कैसा हो? गांधी जी का सपना एक ऐसे भारत का था जो अपनी अनगिनत विविधताओं को सहेज कर रखे। धर्म, भाषा, संस्कृति, रिवाज, सबको सम्मान मिले, सब फले फूले और फिर भी सब एकता के सूत्र में बंधे हों। विविधता में एकता। हाँ, सच्ची वाली विविधता में एकता, जहाँ हर समूह को अपनी पहचान बनाए रखने का हक हो जी। वो पश्चिम की नकल के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत दुनिया से सीखे जरूर, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा, जो उसकी अपनी आध्यात्मिक और नैतिक जड़ों पर टिका हो, जहां आपसी सद्भाव हो, सहयोग हो। उनके लिए अलग अलग समुदायों, खासकर हिंदू और मुसलमानों के बीच प्यार और विश्वास का रिश्ता वो देश की जीवन रेखा था। उसके बिना भारत एक मजबूत, स्वस्थ देश नहीं बन सकता। संक्षेप में कहें तो एक ऐसा भारत जो बाहर से आजाद हो और अंदर से मजबूत, नैतिक और आत्मनिर्भर। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गांधी जी का सपनों का भारत एक ऐसा भारत था जहां कोई शोषण ना हो, किसी भी तरह का जी। जहां गांव आत्मनिर्भर हो, शांति से रहे, जहां सत्य और अहिंसा सिर्फ बातें ना हो बल्कि समाज और सरकार चलाने के सिद्धांत हों। बिल्कुल। जहां जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सब मिलजुल कर रहें और जहां विकास ऐसा हो जो प्रकृति का भी ध्यान रखे, टिकाऊ हो। आपने एकदम सही निचोड़ बताया है। एक ऐसा भारत जो गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत और हर तरह के अन्याय से आजाद हो। और देखिए, स्रोत भी यही कहता है कि ये कोई हवाई सपना या यूटोपिया नहीं था। अच्छा। बल्कि ये विकास का एक प्रैक्टिकल, नैतिक और मानवीय रास्ता था। एक ऐसी सोच जो चीजों के पीछे भागने के बजाय इंसानी मूल्यों को आगे रखती है, निजी लालच की जगह समाज के भले को देखती है और सत्ता के घमंड की जगह सेवा को रखती है। और जब हम आज की दुनिया की परेशानियां देखते हैं, बढ़ती असमानता, पर्यावरण का संकट, समाज में तनाव, राजनीति में गिरावट, तो गांधी जी के ये विचार और उनके सपनों का भारत आज भी उतने ही, शायद पहले से ज्यादा जरूरी और सोचने लायक लगते हैं। वाकई एक बहुत गहरी, बहुत दूर तक देखने वाली सोच। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, खासकर आज गांधी जयंती के दिन।
निश्चित रूप से ये एक ऐसे दृष्टि है जो कभी पुरानी नहीं होती, बल्कि हर पीढ़ी को सोचने, बात करने और प्रेरणा लेने के लिए जैसे बुलाती रहती है। कि उनके जो मूल्य थे, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, सादगी, सेवा, सफाई, इनको हम अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने आस पड़ोस में कैसे उतार सकते हैं। आप महात्मा गांधी जयंती कैसे मनाते हैं? कैसे हम सब मिलकर उनके सपनों के भारत को बनाने में अपना छोटा सा ही सही पर योगदान दे सकते हैं?